हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि इम्यून सिस्टम के कंटिन्यूएशन में है ना। तो हम बेसिकली ये आप मान लीजिए कि इम्यून सिस्टम का कंटिन्यूएशन ही है वीडियो, है ना। और गाइस, लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने एक तो जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ा था, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है ना। और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का पढ़ा था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा गाइस। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। बट अगर आपने वो वीडियो देखा है तो हमने वहां पर गाइस एक चीज क्या पढ़ी थी कि बहुत सारे केसेस में हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, उसके अलावा हम ऐसा रेडीमेड एंटीबॉडी दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, है ना। तो ये जो आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है, ये बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडी जो है दे दी जा रही है बाहर से। ठीक है। अब वैक्सीनेशन के केस में क्या होता है कि ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है ना, जो जो पैथोजन का में एंटीजेनिक प्रोटीन होता है, या तो उसको दे देते हैं हम वैक्सीन्स की तरीके से, या फिर हम इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन जो है उसको ही वैक्सीन में के जैसे जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती है। तो हम जब इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन ही बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, या हम प्रोटीन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो एंटीजेनिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो कर देते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगती है उसके अगेंस्ट और न्यूट्रलाइज कर देती है। जब भी, क्योंकि अब वो बॉडी ने रिमेम्बर कर लिया है, मेमोराइज कर लिया है, तो जब भी वो एंटीजन आपकी बॉडी को अटैक करेगा, वो बेसिकली उसके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर देती है तुरंत, और तुरंत ही खत्म कर देती है। तो बेसिकली आपकी वैक्सीन्स जो बन रही हैं वो क्या बी और टी सेल्स जो हमने पढ़े थे उसके बेसिस पे ही बन रही है ना, क्योंकि यही बी और टी सेल्स तो एंटीबॉडी बनाते हैं। तो बेसिकली वो बी और सी सेल्स तुरंत मेमोराइज कर लेते हैं इसको, और वो क्या करते हैं, जब भी फर्दर ये सेम पैथोजन जो वैक्सीन के फॉर्म में दिया गया है, अगर वो बॉडी को अटैक करता है, अगर हमारी बॉडी एक्सपोज होती है उसके अगेंस्ट, तो हमारी बॉडी तुरंत एक क्विक इम्यून रिस्पॉन्स देती है। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन, जैसे अभी हम लेटेस्ट सबसे गाय सुन रहे हैं कोविड का वैक्सीन, है ना। तो कोविड के अगेंस्ट हम वैक्सीन बना रहे हैं और देने भी वाले हैं। फिर वैसे ही टेटनस हो गया, उसके अगेंस्ट आपको वैक्सीन लगते हैं। आपको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट वैक्सीन लगते हैं। आपको पोलियो के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन चलती हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन होती हैं। अब guys, ये देखिए आपकी वो वैक्सीन्स में और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस में इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन ही है। जैसे ऐसे ही एक केस होता है स्नेक बाइट का। तो स्नेक बाइट का जो बेसिक ट्रीटमेंट है, उसमें जो आपको इंजेक्शंस देते हैं, वो बेसिकली बना होता है स्नेक के वीनम से ही, है ना। और तभी हम ये पूछते हैं कि किस तरीके के सांप ने काटा है आपको, किस तरीके के सांप की वो बाइट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम उस सांप के ही वीनम से तैयार किया हुआ ट्रीटमेंट आपको देंगे, है ना। इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम गाइस क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर से दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है। और गाइस, जो टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प किया है इसमें, वो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तो जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है ना गाइस, या आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सॉरी, डीएनए टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, है ना। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यही जो है, इसके वजह से ही वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर इजी हो गया है। और ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी का केस, है ना। अचानक से बीमारी आई थी, और इसका हमने वैक्सीन्स के थ्रू जो है निकाल लिया प्रॉपर इलाज, है ना। तो वैक्सीनेट कर देते हैं हम सबको हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। ठीक है।
अब दूसरा जो गाइस टॉपिक है वो है एलर्जीज का। तो बहुत बार गाइस आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप किसी ऐसे बहुत नए एनवायरनमेंट में जाते हैं कई बारी, तो आपको क्या होता है ना कि किसी नई जगह पे आप गए और आपको इमीडिएटली स्नीजिंग वीजिंग शुरू हो गई है ना, और जैसे ही आप उस जगह से वापस आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है, सारे वो जो आपके सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली गाइस होता है हमारी बॉडी का अगेन इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स सर्टेन एंटीजेंस। और इन एंटीजेंस को हम क्या बोलते हैं, इन एंटीजेंस को बोलते हैं एलर्जेंस, और जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं एलर्जी। ठीक है। तो बोलते हैं कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, और ये होती है एलर्जी। और जो सब्सटेंस ये एलर्जी कॉज कर रहा है उसको बोलते हैं एलर्जन। उसको क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। ठीक है। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट दीज एलर्जेंस वो होती है आईजीई। तो हमने बोला था ना बहुत सारे तरीके के एंटीबॉडी होते हैं पिछले वीडियो में। तो आईजीई जो है ना वो एलर्जीज के अगेंस्ट होती है। ठीक है। और कॉमन आपके एलर्जेंस क्या है, डस्ट माइट्स होते हैं। डस्ट से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट में माइट्स होते हैं, पॉलेंस हो गए, है ना। एनिमल से बहुत लोगों को एलर्जी होती है ना, तो एनिमल्स के हेयर से, एनिमल डैंडर से एलर्जी होती है। फूड से एलर्जी होती है, जैसे कि सी फूड से एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, जो बोलते हैं क्योंकि मिल्क में जो आपका लैक्टोज होता है ना, तो बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट बोले जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को एग का जो एग वाइट होता है ना, जो प्रोटीन होता है बेसिकली, उससे एलर्जी होती है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के एलर्जीज हो सकते हैं गाइस। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, रनिंग नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग, कई बारी ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो एलर्जी है वो रिस्पॉन्स है। तो आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स बनाने लगती है एलर्जीज के अगेंस्ट, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, है ना। तो इस ये जो केमिकल्स बना रही है उसके वजह से वो एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं। So guys, basically these chemicals like histamines and serotonins, they are produced in mast cells. And because of these chemicals, our body produces those allergic symptoms, right? So what happens is that, in case of allergies, what people do is they determine the different type of allergies. Now, in order to determine, you are again given, all kind of possible allergens in small doses, and then your body is studied against the reactions. And depending on that, you are given, further, if you have allergies, you are given different type of antihistamines, adrenalines, or steroids as, to reduce the symptoms of allergy, right? So in modern day क्या होता है guys कि बहुत सारे जो है ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि आ गए हैं और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, इस तरीके के एलर्जीज, है ना। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है हमारी बॉडी एलर्जीज को, स्पेसिफिकली अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं। और इसी का रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा एलर्जीज या एस्थमा या एलर्जिक एस्थमा जिसको बोलते हैं वो बहुत कॉमन हो गया है मेट्रो सिटीज में, है ना। अडल्ट्स और किड्स में तो बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो ये तो हो गई एलर्जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑटो इम्यूनिटी का। तो गाइज आई होप आपने ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ऑटो इम्यूनिटी का यही मतलब है कि आपकी बॉडी मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है आपकी बॉडी में, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के पास ये एबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी के सेल्स और फॉरेन सेल्स, है ना, अब वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई कुछ भी है उसके बीच में डिफरेंशिएट कर सकती है सेल्फ सेल्स जो बॉडी में ऑलरेडी हैं, पहले से हैं उनमें, और बाहर के सेल्स जो फॉरेन सेल्स हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट कर लेती है ना। और उसके वजह से ही वो फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को अटैक करती है अपने इम्यून सिस्टम से, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है एंटीबॉडीज के तरीके से, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जेनेटिक रीजंस के वजह से या बहुत सारे अननोन रीजंस के वजह से
बॉडी सेल्फ सेल्स को भी फॉरेन सेल्स मानकर अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको भी अटैक करना शुरू कर देती है। ऐसे रिस्पॉन्स को ही हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऐसी ही एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिसीज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, तो अगेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि बॉडी खुद के ही सेल्स को जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद की बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, और उससे बेसिकली आपकी खुद की बॉडी ही डैमेज हो रही है ना। तो ये तो हो गई ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, जो हमें लास्ट टॉपिक कवर करना है गाइस वो है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम बना किससे है। ठीक है, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में एक तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। बेसिकली जो आपका लिम्फ सिस्टम है ना वो इम्यून सिस्टम बनाता है, तो उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं, तो लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स, और फिर बहुत सारे सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज, है ना। तो बेसिकली आपका जो इम्यून सिस्टम है गाइस, हमने ये तो समझ ही लिया कि वो किसी भी तरीके के इम्यून रिस्पॉन्स, फिर वो चाहे आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, चाहे वो आपकी इनेट इम्यूनिटी हो, चाहे एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी हो, चाहे एलर्जीज हो, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इम्यून सिस्टम, है ना। अब एक एक करके हम सारे पढ़ते हैं, जैसे कि पहला स्टार्ट करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जहां पर कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं जो अटैक करते हैं, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, वो उनका ओरिजिन हो रहा है या वो मैच्योर हो रहे हैं या वो प्रोलिफरेट हो रहे हैं, वो ऑर्गन्स को हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और हमारे दो बेसिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं, वो पहला है बोन मैरो और दूसरा है थाइमस। अब गाइस इससे ही अगर आप याद करेंगे कि बी सेल्स और टी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को जो नाम पड़ा है वो बोन मैरो का बी और थाइमस का टी ही है। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए आपके बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं, जो आपके बोन मैरो और थाइमस है, वहां पर क्या होता है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो डिफरेंशिएट करके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, मतलब एक तरीके से मेच्योर लिम्फोसाइट्स बना लेते हैं। ठीक है, अब मेच्योर होने के बाद ये लिम्फोसाइट्स माइग्रेट कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जैसे कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपेंडिक्स, ये सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का रोल क्या है? तो जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये साइट्स हैं जहां पर कि एंटीजन लिम्फोसाइट से इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो आपका फॉरेन बॉडी है उसका लिम्फोसाइट से जो इंटरैक्शन हो रहा है उसकी साइट है ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो बेसिकली मेच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे वहां पर ये प्रोलिफरेट करके इफेक्टर सेल्स बना दे रहे हैं जो कि काउंटर कर रहा है एंटीजन को। ठीक है, तो ये साइट्स हैं। अगर आप कहीं यहाँ पर देखेंगे लिम्फ जो है, आपका जो लिम्फ नोड्स होते हैं, है ना, ये जो लिम्फ सिस्टम है पूरा, लिम्फैटिक सिस्टम जो बोलते हैं, तो ये देख रहे हैं कि आप इसमें लिम्फ नोड्स हैं, है ना, इसमें थाइमस दिख रहा है, इसमें लिम्फैटिक वेसल्स दिख रही हैं, है ना। तो एक एक करके हम सारे जो आपके स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ते हैं। पहला है बोन मैरो। बोन मैरो हमने क्या बोला कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है गाइस जहाँ पे सारे तरीके के ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है थाइमस। थाइमस गाइस यहाँ आपने देखा, ये
तो थाइमस बेसिकली आपकी जो चेस्ट बोन होती है ना, या जो ब्रेस्ट बोन होती है, ठीक है, उसके पास लोकेटेड होता है, हार्ट के पास। और होता क्या है कि बर्थ के टाइम्स का साइज काफी बड़ा होता है, बट धीरे धीरे एज के साथ ये रिड्यूस होता रहता है, और जब तक आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तब तक इसका साइज बहुत ही छोटा हो गया होता है, ठीक है। अब आपका जो बोन मैरो और थाइमस है, दोनों मिलके टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट और मिच्योरेशन कर रहा है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों, ठीक है। तो ये हो गया थाइमस। तीसरा है आपका स्प्लीन। तीसरा क्या है? स्प्लीन। गाइस, जो स्प्लीन है ना, वो एक अगेन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। और बेसिकली ये क्या होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होते हैं। तो स्प्लीन जो है ना, वो आपका फिल्टर का काम करता है, किसके लिए? ब्लड के लिए। तो ब्लड में जितने भी ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हैं, उनको फिल्टर आउट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, तो ब्लड के लिए फिल्टर तो है ही, इसके अलावा ये बहुत बड़ा रिजर्वॉयर भी बनाता है एरिथ्रोसाइट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है एरिथ्रोसाइट्स के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड गाइस अगेन बहुत छोटे छोटे से सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, नोड्स जैसे हैं, और बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। अब ये भी अगेन एक तरीके का फिल्टर होते हैं। ये किस चीज को ट्रैप करते हैं? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंटीजेंस लिम्फ फ्लूइड, तो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम में अगेन गाइस फ्लूइड होता है, या टिश्यूज में फ्लूइड होते हैं, है ना। तो ब्लड के अलावा ये फ्लूइड होते हैं, तो जितना भी लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड है, उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीजेंस हैं, उनको लिम्फ नोड ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप करने के बाद क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है लिम्फोसाइट्स को, ठीक है। तो एंटीजेंस जो ट्रैप हो गए, वो बेसिकली एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को, और इम्यून रिस्पॉन्स करके इन एंटीजेंस को खत्म कर देता है बॉडी, ठीक है। बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि एक लिम्फॉइड टिश्यू है इसके अलावा, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यू जो है वो कहाँ होता है? तो आपकी जो मेजर ट्रैक्ट्स हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, इनकी ना लाइनिंग है, बनाता है लिम्फॉइड टिश्यूज, ठीक है। इनकी लाइनिंग बनाते हैं, और इनको हम बोलते हैं माल्ट। इन टिश्यूज को माल्ट क्यों बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। इनको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। बेसिकली आप जो म्यूकस लेयर की बात कर रहे थे एपिथेलियम में, वो लिम्फॉइड टिश्यूज की वजह से होता है। और लिम्फॉइड टिश्यूज का जो बॉडी का 50% बनाते हैं, ये याद रखिएगा, आपकी बॉडी का 50% टिश्यूज जो है वो लिम्फॉइड टिश्यूज है, ठीक है। ये क्या जनरेट करते हैं? बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो आपके अगेन जो है ट्रैप कर लेता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो जो भी आपके इस ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर रहे हैं थ्रू वेरियस वेज, एयर, फूड या कुछ भी ऐसा, उनको ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का। अब आप ये सोचिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखेंगे गाइज, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये बेसिकली, आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली आपका जो पूरा सिस्टम है, उसके पैरेलल एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना। आपका जैसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में इतने सारे वेन्स, आर्टरी सब होते हैं, उसका पैरेलल ये भी रन कर रहा है ना। और ये पूरा आपका बैरियर है, अ, पूरा आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इससे आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है गाइस ये। और आप ये भी समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स या फिर नीट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बेसिकली आपका अगर लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है बॉडी में, तो आपकी बॉडी में कोई डिफेंस मैकेनिज्म ही नहीं है ना। आप किसी भी ऐसे फॉरेन एंटीजन को काउंटर कर ही नहीं सकते, किसी भी फॉरेन पैथोजन को काउंटर कर ही नहीं सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अब आप ये देखिए कि ये सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स तो दे ही रहा है, बट अगर हम बोन मैरो की बात करें, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन माना जाता है, वो बोन मैरो सिर्फ डिफेंस नहीं दे रहा, वो हर तरीके के ब्लड सेल्स, तो आपका ब्लड का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, जो ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं आपके ब्लड में, है ना, वो सारे बन कहाँ रहे हैं? वो सारे बन रहे हैं आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि है बोन मैरो, वहां पर,
है ना। सो गाइज आप ये समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है सिस्टम। ठीक है। और आई होप आपको ये सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज मैं फिर से बता दूं कि अभी हम क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं, हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली सिस्टम को बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम आगे दूसरी बुक्स कवर करेंगे तो। ठीक है। बट आई होप आपको ये बेसिक जो हमारा लिम्फोइड सिस्टम है ना, वो समझ में आया होगा। अगर गाइस समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड से शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा ये वीडियो देखते ही। आप मुझे कमेंट करके ही आपके डाउट्स पूछ सकते हैं इस वीडियो में, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आपके डाउट्स। मैंने व्हाट्सएप मैसेज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगी वो सारे आपको मिलते रहें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।